यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी। भारतीयों को लेकर रोमानिया से 2 फ्लाइट आज आएगी। शाम 4 बजे एक फ्लाइट मुंबई पहुंचेगी। मुंबई में पीयूष गोयल भारतीयों को रिसीव करेंगे। दिल्ली में रात 8 बजे दूसरी फ्लाइट आ सकती है। दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन यहां पर भारतीयों को रिसीव करेंगे। तो आपको बता दें, यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं। उनमें भी बड़े तादाद में स्टूडेंट जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए लगातार पेरेंट्स यहां पर सरकार से अपील कर रहे थे। स्टूडेंट्स भी यहां पर लगातार सरकार से अपील कर रहे थे और उसी अपील को स्वीकार करते हुए अब केंद्र सरकार जो है वो फंसे हुए भारतीयों की वापसी की तैयारी में लगातार जुटी हुई है। तो आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की आज वापसी हो सकती है। भारतीयों को लेकर रोमानिया से 2 फ्लाइट्स आज आएगी। उनमें से शाम 4 बजे एक फ्लाइट आएगी जो कि मुंबई पहुंचेगी। मुंबई में मंत्री पीयूष गोयल भारतीयों को रिसीव करेंगे और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो जो दूसरी फ्लाइट है वो दिल्ली में रात 8 बजे तक आ सकती है। अभी तक आधिकारिक तौर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पहली फ्लाइट के बारे में जानकारी बिल्कुल सटीक सामने आ रही है कि पहले मुंबई फ्लाइट पहुंचेगी जहां पर मंत्री उन्हें रिसीव करेंगे। इसके साथ ही जो दूसरी फ्लाइट है अगर वो 8 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहुंच जाती है तो विदेश राज्य मंत्री मुरलीधर यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय हैं, उनको रिसीव करते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की अधिसूचना जारी कर दी है। उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े हुए सभी पक्षों को यहां पर नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी को 30 जून से पहले इनका स्टॉक खत्म करने के लिए कहा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर प्रतिबंध को लागू करने की तैयारियां लगातार चल रही है। गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक और साथ ही आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्मोकॉल को भी यहां पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। आपको बता दें, प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बों पर भी जो प्लास्टिक लगाई जाती है उस पर भी यहां रोक लगाने की तैयारी है। इसके साथ ही निमंत्रण पत्र 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर भी इसमें शामिल है। सभी उत्पादों, स्टॉक लिस्ट और साथ ही दुकानदारों, ई कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर्स, मॉल मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थाओं में इनके वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर सरकार की ओर से आने वाले दिनों में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि 1 जुलाई से, हालांकि ये अच्छी बात है कि सरकार ने 1 जुलाई तक टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साथ ही इस तरह का स्टॉक खरीद लेते हैं, तो उन्हें यहाँ पर परेशानी का ना सामना करना पड़े। उनके लिए यहाँ पर ऐसा संकट ना हो कि पहले तो उन्होंने स्टॉक यहाँ पर खरीद लिया, अब सरकार ने अचानक से रोक लगा दी तो उन्हें पैसों का नुकसान होगा। तो इस बात को सरकार ने अपने जहन में रखा है और उसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 1 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की अधिसूचना जारी कर दी, यानी कि सरकार की ओर से फाइनली ये कर दिया गया है कि 1 जुलाई से इस तरह के जो प्लास्टिक का सामान है वो बिका नहीं जाएगा। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर अधिसूचना भी सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े हुए सभी पक्षों को सरकार की ओर से अभी से नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी कि वक्त यहाँ पर काफी दिया गया है लोगों को संभलने के लिए। इसके साथ ही सभी को 30 जून से पहले, यानी कि 1 जुलाई से तो ये तमाम प्रतिबंध जो है वो लागू हो जाएंगे, इसलिए सभी को सरकार ने 30 जून से पहले जो इनका स्टॉक है, जो अभी तक खरीदा है, उसे खत्म करने की सलाह दी है। उसे खत्म करने के लिए सरकार की ओर से यहाँ पर वक्त दिया है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर प्रतिबंध को लागू करने की तैयारियां लगातार सरकार कर रही है। गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्मोकोल को लेकर भी यहाँ सरकार ने प्रतिबंधित करने की बात कही है। यानी कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन से इसमें प्लास्टिक से बनने वाले सामान हैं जिनको सरकार ने प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर कही है। इसके साथ ही प्लास्टिक के कप हैं, प्लेट है, ग्लास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डब्बे में लगने वाली प्लास्टिक, निमंत्रण पत्र, इसके साथ ही 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में सरकार पूरी तरह से प्रतिबंधित करेगी। सभी उत्पादकों,
स्टोकिस्ट, दुकानदारों, ई कॉमर्स कंपनियों, इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स, मॉल मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थानों में भी इनके वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर 1 जुलाई से सरकार पूरी तरह से रोक लगा देगी। आगे बढ़ते हैं। गुलाम नबी आजाद की राह पर आनंद शर्मा। आनंद शर्मा ने भी हिमाचल प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है। जैसे आजाद ने जम्मू कश्मीर में खुद को रिलॉन्चिंग की थी, उसी तरह से यहाँ पर अब आनंद शर्मा भी अपने आप को लेकर रिलॉन्चिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब आजाद के साथ में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में खड़े हुए थे, लेकिन अब आनंद शर्मा के साथ हिमाचल में कौन खड़ा है? हिमाचल में कांग्रेस को सत्ता वापसी की बेहद उम्मीदें हैं। उम्मीदों के बीच ही आनंद शर्मा ने अपना राजनीतिक अभियान यहां पर शुरू किया है, लेकिन उसके साथ ना तो G23 का कोई नेता है और ना ही प्रदेश के नेताओं का समर्थन यहां पर आनंद शर्मा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद आला कमान की नाराजगी से बचने के लिए नेताओं ने आनंद शर्मा से दूरी बनाई है। तो देखिए, खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से गुलाम नबी आजाद की राह पर अब आनंद शर्मा भी चलते हुए दिखाई देंगे। आपको हम ये भी बता दें कि आनंद शर्मा ने भी हिमाचल प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जैसे आजाद ने जम्मू कश्मीर में खुद को रीलॉन्च किया था, उसी तरह से आनंद शर्मा भी अब हिमाचल में अपने आप को रीलॉन्च करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। तब की अगर हम बात करें तो तब आनंद के साथ में, माफ कीजिए, आजाद के साथ में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए थे। लेकिन अब ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि अब आनंद शर्मा के साथ हिमाचल में उन नेताओं के अलावा और कौन कौन से नेता यहाँ पर शामिल होंगे, या जो पहले नेता खड़े हुए थे उनमें से कौन सा नेता आनंद शर्मा के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देगा। हिमाचल में कांग्रेस को सत्ता की पूरी उम्मीदें हैं कि एक बार फिर से सत्ता की वापसी यहां पर होगी, और इन्हीं उम्मीदों के बीच में आनंद शर्मा ने अपना राजनीतिक अभियान यहां पर शुरू किया है। गुलाम नबी आजाद की तरह ही अपने आप को रिलॉन्चिंग की तैयारी में यहां पर आनंद शर्मा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके साथ में ना तो G23 का कोई नेता है और ना ही प्रदेश के नेताओं का समर्थन यहां पर आनंद शर्मा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आला कमान की नाराजगी से बचने के लिए जो दूसरे नेता हैं उन्होंने आनंद शर्मा से यहां पर दूरी बनाई हुई है। क्या मतदान पर हॉल्ट रहेगी तेल की कीमतें? पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें पिछले 110 दिन से लगातार स्थिर बनी हुई है, यानी कि कोई बदलाव पिछले 110 दिन से यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही जो दाम लगातार बढ़ रहे थे वो एकदम से अचानक से रुक गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल से बढ़कर 99 हो गई। फिर भी केंद्र सरकार कह रही है कि खुदरा मूल्य पेट्रोलियम कंपनियां खुद यहां पर तय करेगी। सभी का ये मानना है कि 7 मार्च के बाद में कंपनियां नुकसान की शुरू यहां पर भरपाई करती हुई दिखाई देगी। इधर वित्त मंत्री का भी ये मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से देश की वित्तीय स्थिरता के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है उनके परिणाम आने वाले हैं, और उन्हीं परिणामों को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो क्या मतदान तक जो कीमतें तेल की रुकी हुई है वो रुकी रहेगी या उसके बाद में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 110 दिन की अगर हम बात करें, यानी कि जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, चुनाव की घोषणा यहाँ पर की गई है, तब से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार रुकी हुई है, ना तो वो घट रही है और ना ही बढ़ रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जो कीमतें थी उनका बढ़ना एकाएक रुक गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पहले $63 प्रति बैरल से बढ़ के 99 हो गई। फिर भी केंद्र सरकार ये कह रही है कि खुदरा मूल्य पेट्रोलियम कंपनियां खुद ही तय करेगी। अब सभी का ये मानना है कि 7 मार्च के बाद में कंपनियों को कितना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई वो शुरू करती हुई दिखाई देगी। इधर अगर वित्त मंत्री की हम बात करें तो वित्त मंत्री का ये कहना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से देश की वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौती बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब परिणाम निकलकर सामने आएंगे उसके बाद में भी तेल की कीमतें अभी की तरह स्थिर रहती है या घटती है या बढ़ती है या कुछ बदलाव होगा।
मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम लगातार जारी। 5 जिलों की 5 पंचायत समितियों की 10 ग्राम पंचायतों के लिए कार्यक्रम। करौली, कोटा, धौलपुर, अलवर, बारा की पंचायतों के लिए सूचियों का पुनर्निरीक्षण। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 12 मार्च को होगा। 13 और 20 मार्च को विशेष अभियान की तिथियों की यहां पर शुरुआत होगी। 21 मार्च तक के लिए दावे और आक्षेप यहां पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 28 मार्च तक दावे और आक्षेप यहां पर निस्तारित होंगे। इसके साथ ही 1 अप्रैल तक पूरक सूचियों की तैयारियां भी होगी। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 अप्रैल को दावे और आपत्तियों के साथ इसका प्रकाशन होगा। ऑनलाइन भी प्रस्तुत यहां पर की जा सकती है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग सचिव चित्रगुप्ता ने फाइल पर अनुमोदन किया है। तो देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं कि मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम लगातार जारी है। 5 जिलों की 5 पंचायत समितियों की 10 ग्राम पंचायतों के लिए ये कार्यक्रम है। आपको ये भी बता देते हैं कौन कौन से जिले हैं। करौली, कोटा, धौलपुर, अलवर, 12 की ये पंचायतें हैं जिनको लेकर पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। मतदाता सूचियों का प्रारूप यहाँ पर तय किया जाएगा और जो प्रकाशन है वो 12 मार्च को होगा। 13 और 20 मार्च को होगी विशेष अभियान की तिथियां। इसके साथ ही 21 मार्च तक दावे और आक्षेप यहां पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उसके बाद में 28 मार्च तक दावे और जो आक्षेप यहां पर किए जा रहे हैं उनमें निस्तारण की उम्मीदें जताई जा रही है। 1 अप्रैल तक पूरक सूचियों की तैयारियां भी होगी। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 अप्रैल को दावे और आपत्तियों के साथ किया जाएगा। ऑनलाइन भी यहां पर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव चित्रगुप्ता ने फाइल पर फिलहाल अनुमोदन किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर सरकार का भरोसा कायम। रीट लेवल 2 परीक्षा में गड़बड़ियों के बाद में ये संभावना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जगह पर अधीनस्थ बोर्ड करे परीक्षा का आयोजन। लेकिन सरकार ने एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर ही भरोसा जताया है। 23 और 24 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही आयोजित परीक्षा करवाएगा। हालांकि इस बार परीक्षा का सफल आयोजन सरकार की साख के लिए बेहद जरूरी है। जी हां, तो हम आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर सरकार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर पेपर लीक होने की खबरें निकलकर सामने आई थी, उसको लेकर लगातार कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सरकार से बार बार ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि इस जांच को लेकर अभी तक सरकार ने आश्वासन नहीं दिया। सरकार ये कह रही है कि एसओजी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर ही सरकार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। रीट लेवल 2 परीक्षा में गड़बड़ियों के बाद में ये संभावना जताई जा रही थी कि शायद यहां पर सरकार जो है वो बोर्ड चेंज कर सकती है, अधीनस्थ बोर्ड से यहां पर परीक्षा का आयोजन करवा सकती है। लेकिन सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जगह पर अधीनस्थ बोर्ड परीक्षा का आयोजन करे, इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। सुगबुगाहट इस तरह से चल रही थी। लेकिन सरकार ने एक बार फिर से तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए फिर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर ही भरोसा जताया है। 23 और 24 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही यहां पर परीक्षा का आयोजन करवाएगा। हालांकि इस बार परीक्षा का सफल आयोजन कराना सरकार के लिए एक साख की तरह बन गया है। सरकार के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है कि इस बार जो लेवल 2 की परीक्षा कराई जाएगी वो सही साबित हो और इसमें किसी भी तरह की कोई धांधली या गड़बड़ी ना दिखाई दे। प्रदेश में तैनात होगी मोबाइल जांच यूनिट। मोबाइल जांच यूनिट वाला पहला राज्य राजस्थान होगा। सभी जिलों के बड़े थानों को यहां पर यूनिट मिलेगी, जिससे घटनास्थल पर प्राथमिकी जांच इजीली हो सकेगी। प्रथम फेज में 10 करोड़ की लागत से यहां पर 71 यूनिट तैयार करवाई जाएगी। मार्च के पहले सप्ताह में यूनिट जिलों में भेजी जाएगी जहां पर अपराध के आंकड़े ज्यादा है। सबसे पहले यूनिट जो है वो उन जिलों में भेजी जाएगी। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि 1 से अधिक यूनिट घटनास्थल पर ही दुष्कर्म के साथ ही और भी बहुत सारे मामले हैं, उनकी सैंपलिंग करती हुई दिखाई देगी। यानी कि केस को सुलझाने में भी यहाँ पर आसानी मिलेगी। पीड़िता या जो भी दूसरे केस में पीड़ित हैं उनको बार बार थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यानी ये एक नई पहल और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि अब राजस्थान प्रदेश में मोबाइल जांच यूनिट तैनात की जाएगी। मोबाइल जांच यूनिट वाला
राजस्थान पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर मोबाइल जांच यूनिट तैनात की जाएगी। सभी जिलों के बड़े थाने जो हैं वहां पर सबसे पहले ये यूनिट तैयार की जाएगी और वहीं पर इनको तैनात किया जाएगा। धीरे धीरे उसके बाद में बड़े राज्यों के अलावा जिलों के अलावा जो दूसरे जिले हैं वहां पर भी इस तरह की यूनिट को तैनात किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जहां पर ज्यादा अपराध होते हैं, जो बड़े जिले हैं, वहां पर सरकार की ओर से इस यूनिट को तैनात किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ये यूनिट जब तैनात होगी तो क्या कुछ फायदा यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगर यूनिट थानों में तैनात होगी तो घटना स्थल पर सबसे पहले प्राथमिकी जांच इजीली हो पाएगी। प्रथम फेज में 10 करोड़ की लागत से 71 यूनिट यहां पर तैयार की जाएगी, यानी कि लागत यहां पर काफी लग रही है और इसी लागत के साथ सरकार को भी ये भरोसा है कि पैसे अगर लगाए जा रहे हैं तो शायद यहां पर ये यूनिट जो है वो क्राइम करने वालों पर नकेल कस सके और अगर क्राइम किया गया है अनफॉर्चुनेटली तो वहां पर उसे इजीली पकड़ा जा सके, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ सके। मार्च के पहले सप्ताह में यूनिट कई जिलों में भेजी जाएगी जहां पर अपराध के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। सबसे पहले वहां पर यूनिट की तैनाती की जाएगी। एक से अधिक यूनिट घटना स्थल पर दुष्कर्म समेत सभी मामलों की इजीली सैंपलिंग करेगी और इससे फायदा ये होगा कि पीड़ितों को बार बार थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। झालावाड़ के दिलचस्प लाइफ पार्टनर गांव, यहाँ दोनों गांवों को देखा जाता है जोड़े के रूप में। एक गांव का नाम पुल्लिंग तो दूसरे का नाम स्त्रीलिंग जैसा है। उदाहरण के तौर पर एक गांव का नाम बड़बेला तो दूसरे का नाम है बड़बेली। एक का नाम रलायता तो दूसरे का नाम है रलायती। इस तरह 8 पंचायतों के 44 गांव बसे हैं जोड़ों के रूप में। इन गांवों में कभी ना तो झगड़ा होता है और ना ही किसी तरह का कोई मनमुटाव। लोग सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का साथ देते हैं। तो बेहद दिलचस्प खबर हम आपको बता रहे हैं झालावाड़ से। ये खबर है जहां पर लाइफ पार्टनर गांव माने जाते हैं। यहाँ पर 2 गांवों को जोड़े के रूप में देखा जाता है। एक गांव का नाम पुल्लिंग तो दूसरे का नाम स्त्रीलिंग जैसा है। उदाहरण के तौर पर भी आपको बता देते हैं कि एक गांव का नाम अगर बड़बेला है तो दूसरे का नाम बड़बेली है। एक का नाम अगर रलायता है तो दूसरे का नाम रलायती। इस तरह से 8 पंचायतों के 44 गांव जो हैं वो जोड़ों के रूप में यहाँ पर बसे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन गांवों में ना तो कभी झगड़ा होता है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं होता। लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। पाली में प्रदूषण को लेकर एनजीटी का फैसला। रीको पर 2 करोड़ का लगाया जुर्माना। रसायन युक्त पानी से किसानों के खेतों में हुए नुकसान का सर्वे होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होने वाले प्रदूषण को लेकर यहां पर याचिका लगाई गई थी। साल 2014 में याचिका दायर की गई थी। जांच कमेटी के आदेशों की यहां पर सही तरीके से पालना नहीं हो रही थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित की गई थी जांच कमेटी। ऐसे में साल 2016 में शहर को टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। 1 साल बाद भी सशर्त फैक्ट्रियां शुरू करने के आदेश बाद भी अभी तक कोई पालना सही तरीके से नहीं की गई। अब एनजीटी के फैसले के बाद में किसानों के लिए यहां पर दरवाजे खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। रसायन युक्त पानी नदी में छोड़ने से किसानों की जमीनें पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी और अगर कहीं पर फसल है तो वो फसल भी पूरी तरह से बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही थी। देखिए, आपको समझाते हैं कि पाली में प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है। रीको पर एनजीटी की ओर से 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? क्योंकि रसायन युक्त पानी से किसानों के खेतों में जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे किया जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होने वाले प्रदूषण को लेकर याचिका दायर की गई थी। हालांकि ये याचिका साल 2014 में लगाई गई थी, लेकिन जांच कमेटी के आदेशों की पालना अभी तक यहां पर नहीं की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। ऐसे में साल 2016 में शहर को टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी फैक्ट्रियां शुरू होने के आदेश के बाद भी यहां पर कोई पालना नहीं की गई, जिसकी वजह से एनजीटी काफी नाराज है। अब एनजीटी के फैसले के बाद में किसानों के रास्ते यहां पर काफी खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। रसायन युक्त पानी नदी में छोड़ने से किसानों की जमीनें पूरी तरह से बंजर हो चुकी है, लेकिन अब यहां पर किसानों की बात एनजीटी सुनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एनजीटी की ओर से पहले ही यहां पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया, लेकिन अब आने वाले दिनों में जब सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी तब शायद यहां पर और भी कड़ा एक्शन एनजीटी ले सकता है।
तमिलनाडु में मजबूत होती जा रही भाजपा। निकाय चुनाव में डीएमके की तर्ज पर एक तरफा जीत हासिल करी है। दूसरी ओर सिमटता जा रहा एआईएडीएमके का आकार। एआईएडीएमके को हराने के लिए डीएमके करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत भी हमले करे हैं। इसके कारण कुछ मतदाताओं का मोहभंग शायद यहां पर उनकी पार्टी से हुआ है, जिसके कारण इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद चौंकाने वाला रहा। कल्याणकारी योजनाओं से तमिलनाडु के दूर दराज गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उन इलाकों में भी जीत दर्ज करी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद ही नहीं थी। कई स्थानीय पार्टियों को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है। भारत बनाम श्रीलंका T20 सीरीज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला पहले मैच में 62 रन से श्रीलंका को हराया था। आज जीते तो सीरीज पर भारत कब्जा करेगा। घरेलू सरजमी पर लगातार 7वीं सीरीज की जीत पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। रोहित, ईशान किशन, श्रेयस, वेंकटेश अय्यर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और आज संजू सैमसन की प्रदर्शन पर भी हर किसी की निगाहें टिकी होगी। शाम को 7 बजे इस मैच की शुरुआत होगी। टीएमसी में भी नए बनाम पुराने नेताओं का संघर्ष यहां पर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी ने एक बार पुराने नेता यहां पर फिर से सफल हुए हैं। दीदी के भतीजे अभिषेक को हटवाया राष्ट्रीय महासचिव पद से। साथ ही 20 सदस्यों की राष्ट्रीय समिति में करीबियों को जगह नहीं दी गई है, लेकिन भतीजे अभिषेक ने समझ लिया है कि पुराने नेताओं के खेल को अब आने वाले दिनों में किस तरह से खेला जाएगा। एक हफ्ते में ही प्रेशर के जरिए पार्टी में महासचिव पद हासिल किया। साथ ही करीबी सुष्मिता देव को भी पूर्वोत्तर में संगठन की बड़ी जिम्मेदारी उनकी ओर से दिलाई गई है। अलबत्ता अभिषेक ने तमाम पुराने नेताओं को अपनी पोजीशन को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा मैसेज दिया। एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का जयपुर दौरा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने उनका स्वागत किया। अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में छात्र नेता प्रणव माथुर ने उनका स्वागत किया। 21 किलो की माला पहनाकर नीरज कुंदन का भव्य स्वागत किया गया।